बच्चा लाइव नहीं आया है वो प्लीज लाइव आइए। हाँ जी, गुड इवनिंग। क्लास कब स्टार्ट होगा? टाइम पर तो स्टार्ट होगा, 2-4 मिनट लेट वेट हो जाती है क्लास तो क्या हो गया। अच्छा एक बार बेटा नोटिफिकेशन भेज दो बच्चों को। वो देखो कौन से में हो आप, ये लो आप देख लिया करो, चल जाएगी अपने आप जाओ। एसी चला दिया करो यार टीचर्स के। अब चलिए, रिमोट से चल गई क्या? क्या हो गया सर की? मेरे वाले नोटिफिकेशन भेज दो, और नोटिफिकेशन भेजा करो हमेशा क्लासेस का। इवनिंग एवरीवन, इवनिंग। जल्दी से लाइव आए, मोहम्मद यूसुफ आ चुके हैं, गौरव कुमार आ चुके हैं। हाँ जी, इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। रख से लाइव आइए। बस फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ बेटा फिजिक्स। और आप फिजिक्स क्लास ना 12 दिन नहीं, अंकुर मार्च की आज 8 तारीख है ना? अब सर क्लास लेंगे डायरेक्ट 20 से 21 तारीख को। हाँ लेकिन क्या, कुछ फिजिक्स की डोज डलवा देंगे, बड़े इजी इजी चैप्टर की, जो चैप्टर करते आपको तो इतना ज्यादा समझ ना हो, और उनके जो आउट क्लास ले लें। अच्छा इज बेटर देन आप सर। चलो वॉइस कट रही है, ठीक, बैटरी दीजिएगा। हाँ जी, अभी साउंड ठीक है? अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा साउंड की? आवाज कट रही ठीक है बेटा? अब एकदम ये अंकुर सर की 50, लेकिन उन्होंने कहा है मैं कुछ एक या दो चार, और उनके जब आऊंगा तो मैं। चलिए, तो हमारी आज की केमिस्ट्री क्लास है, और केमिस्ट्री क्लास में हम पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु अधातु। पहले हम धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं, धातु और अधातु। पहले हम मेटल्स के बारे में, धातुओं के बारे में बात कर रहे थे। आपको लास्ट क्लास याद होनी, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है? मैं साइंस पेशेंट 7 में देख, ओके मैम अभी भी कट रही है वॉइस? अभी भी कट रही है वॉइस? अच्छा एक बार वॉइस चेक करना, वॉइस चेक करो मेरे साथ। आपके में क्या चैट ना, लाइव क्लास बाद ओपन, अभी तो। हाँ जी, अब बताना साउंड कट रही है अभी भी? अब ठीक होगा मुझे लगता है, अब नहीं कट। अब देखो बेटा अब नहीं कट, टाइम मेरा टाइम निकल रहा है तो टाइम इज वेरी प्रीसियस।
अच्छा ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है। ओके, तो हम पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु के बारे में। मैंने मेटल्स और प्रॉपर्टीज बताई, आपको याद होंगी, पता हार्ड होती, लेकिन बेटा कुछ मेटल्स हैं। बाद हमने बताया था बेटा मेटल्स हैं वो मैलिएबल होती, डक्टाइल होती। अब हम बात करेंगे एक एक करके मेटल के। मेटल से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे सब बता दूंगी। पहला हम बात करने वाले हैं एनेबल नाइट्रियम, और हम क्या लिखते हैं सोडियम। ये पहला मेटल सोडियम के बारे में। अब नहीं कट रहा है बेटा, अब साउंड मैम अभी भी कट रही है, कैसे हो सकता है बेटा कि साउंड अब भी कट रही हो? अब भी साउंड कट रही है, एक बार वीडियो में करो। माइक में प्रॉब्लम हो गई है क्या? अब नहीं कटेगी? चलो अब नहीं कटनी चाहिए मैम, फिर से वॉइस कट रही है बच्चा तो एक बार में। अब नहीं कटेगी, हो गई सेटिंग चेंज, अब नहीं कटेगी, ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। तो हम मेटल्स में सबसे पहली मेटल पढ़ने वाले हैं Na। Na बोले तो नाट्रियम या सोडियम, सोडियम के बारे में बात करेंगे। सोडियम से जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे वो सारे करवा दूंगी मैं, इससे ज्यादा आपको कोई क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। जब मैं सोडियम की बात करती हूं, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि सोडियम कौन से ब्लॉक में आता है। बेटा अब तुम्हारी पीरियोडिक टेबल पढ़ी हुई काम आएगी। हेलिना की रब से फरियाद, अब आपको ट्रिक से याद होनी चाहिए सारी चीजें। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की, ना का मतलब Na मतलब सोडियम। ये कौन से ब्लॉक की, कौन से ग्रुप की याद करने की ट्रिक बताई थी मैम? ये आपने एस ब्लॉक। तो आपसे पूछे सोडियम किस ब्लॉक का मेंबर है, किस ब्लॉक में आता है ये एलिमेंट, तो आप क्या बताएंगे बेटा? आप बताओगे एस ब्लॉक में। दीपांशु कह रही मेरी बात सुन लीजिए, बोले दीपांशु। ओके, हर्ष कह रहे हैं मैम, हरीश कह रहे हैं साउंड करेक्ट है, ठीक है, स्वाति कह रही है अब सही है, ओके चल। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, मेरे साथ साथ आंसर देना है। अब देखेंगे आपने कितनी पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। तो सोडियम, एक कह रहे पी ब्लॉक में, चांटा मारूंगी किशन सिंह राणा मोबाइल फोन से निकल के आके। हेलिना की रब से फरियाद किस ब्लॉक की ट्रिक बताई थी? एस ब्लॉक की। और ग्रुप कौन सा था? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। और ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे थे, जल्दी बताइए? एल्कली मेटल। तो जरा बताइएगा सोडियम कैसा है? एल्कली मेटल है, क्षारीय धातु है। ये चीजें पढ़ी हुई हैं, और अगर पढ़ी हुई नहीं आंसर कर पा रहे हो तो ये आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है, ठीक है? इसको बोलेंगे हम क्षारीय धातु। अब मैं बात करती हूं सोडियम की। नेक्स्ट बात आता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। बेटा एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और मैंने कहा था एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? Z। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है। तो जरा बताइए सोडियम कितने नंबर पे आता है? तो 11 नंबर पे। एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक बता चुकी हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 पे आता है। अब अगर मैं बात करूं सोडियम का एटॉमिक मास, तो बेटा सब पढ़ा चुकी हूं परिभाषाएं, बार बार नहीं बताऊंगी। एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, जिसे हम बोलते हैं परमाणु भार। और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और एटॉमिक मास क्या बताया था? सम ऑफ P प्लस N। सागर कह रहे मैम लाइव है क्या? भाई मेरे लाइव हूं मैं, ठीक है? अब सुनिएगा जरा मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रही हूँ सोडियम का। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? सोडियम किस ग्रुप का मेंबर है? मैम सोडियम है किसका? ग्रुप नंबर 1 का। तो बताइए इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? +1। और प्लस किसको डिनोट करता है? डोनर, मतलब डोनेट करना। सोडियम क्या करता है? डोनेट करता है। क्या? 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कैसा आयन फॉर्म करता है? कैटायन। और बेटा कितना सोडियम, कितने? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो सोडियम मेटल है।
सोडियम क्या है? मेटल है। लेकिन अब हम बात करेंगे सोडियम की, तो सोडियम के बारे में जब मैं बात, सारे पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कैसे, मैं कुछ नहीं कर सकती, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जब हम बात करते हैं सोडियम की वैलेंसी की, तो मैंने बता दिया है बेटा सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1, और ये एक एल्कली मेटल है। अब मैं बात करती हूँ क्या, कि सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या होती हैं, सॉफ्ट मेटल। जब मैं सोडियम की सिंबल लिख रही हूँ Na, सोडियम क्या है, एक सॉफ्ट मेटल है। और सॉफ्ट मेटल का क्या मतलब है बेटा, एक मुलायम धातु होती है, और इतनी मुलायम होती है कि आप इसे किससे काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो। इट कैन बी कट विद ए नाइफ, नाइफ से आप इसे कट कर सकते हो। पनीर देखा ना, पनीर से थोड़ा सा हार्ड होता है, पनीर पनीर से थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, इस चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड रुको, चलो आइए। जब मैं नेक्स्ट पॉइंट में बात करती हूँ सोडियम की, तो बेटा एक क्लास याद करो, मैंने कहा था सोडियम और पोटेशियम है, वो क्या है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। और अत्यधिक क्रियाशील धातु का मतलब क्या है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगी, बहुत जल्दी क्रिया कर देगी। अत्यधिक क्रियाशील धातु है, किसके साथ बेटा, सोडियम जो है ना, वो पानी, वाटर प्लस एयर, दोनों के साथ अभिक्रिया करके बर्न हो सकती है, जला सकती है उस जगह को। इसलिए सोडियम को किस में रखना सही होगा, सोडियम को रखा जाता है केरोसिन में। और केरोसिन बोले तो मिट्टी का तेल। क्यों रखा जाता है, क्योंकि बेटा सोडियम क्या करता है, लगातार हीट निकलती रहती है सोडियम से, सोडियम जला सकता है। इसलिए इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए हम किस में रखते हैं, केरोसिन में। टेम्परेचर को कम करने के लिए हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन में। और केरोसिन का मतलब क्या है, मिट्टी का तेल। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, सुनो, कि कौन सी धातु है जिसे आप चाकू से काट सकते हो, सोडियम। कौन सी धातु है जिसे आप मिट्टी के तेल में रखते हो, सोडियम। सोडियम के साथ पोटेशियम भी है, लेकिन अभी सिर्फ हम सोडियम की बात कर रहे हैं। अब आपसे पूछे सोडियम को पानी और एयर में खुला क्यों नहीं छोड़ सकते, तो आप बताना, इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल, ऑक्सीजन के साथ या पानी में जलकर, पानी में क्या कर सकती है, आग लगा सकती है, या एयर में आग लगा सकती है, बर्न कर सकती है। इसलिए इसके तापमान को डिक्रीज करने के लिए, इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए हम इसे कहाँ रखते हैं, केरोसिन में, मिट्टी के तेल में रख। हो गए सारे क्वेश्चन। ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर लाइन में क्वेश्चन है बेटा, थ्योरी चैप्टर है लेकिन हर लाइन में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या, अगला, सोडियम जो है, सोडियम इज इज लाइटर देन इज लाइटर देन वाटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो सोडियम है पानी से हल्का है, सोडियम पानी से हल्का है। तो अगर आपने सोडियम को किस में डाला, पानी में डाला, अगर आपने सोडियम ऐसे एक गिलास पानी लिया, इस पानी के अंदर आपने क्या डाला, Na डाला, तो बेटा ये Na क्या है, पानी से हल्का है, तो यहाँ पर ऐसे स्विम करेगा, ये जैसे पानी के अंदर तेल की बूंद करती है, तो ये क्या करता है, पानी के अंदर फ्लोटिंग करता है। फ्लोटिंग का मतलब है पानी के अंदर तैरता रहेगा। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। शकील चौधरी कह रहे हैं कि साइंस स्पेशल 10 की बायो में आपने एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं मिल रही है। बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अलग से नहीं पढ़ाती हूँ, लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा दिया होगा, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा दिया होगा, ये सब एक्सोक्राइन का हिस्सा होता है जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ा दिए हैं मैंने, ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, या सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में, और बात बताई भी होगी वहां पर, तो अपना दिमाग ना लगाए, जितना पढ़ा है वो पढ़े। दीपांशु कह रहे हैं साइंस स्पेशल 10 की वैलिडिटी एक्सटेंड करा दो प्लीज। कितनी कराएं उस बैच की, कितनी कराएं बताओ, कितनी तो करवा चुके हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए, हमारी भी मजबूरी है बेटा, माना कि हम बहुत कम अमाउंट में तुम्हें बहुत सही एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन हमारी भी सर्वर की कॉस्ट लगती है,
जितनी बार आप देखते हो ना उतनी बार हमें हर क्लिक का पैसा देना पड़ता है। बेटा तुम मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या कि 600 रुपए में तुम 3 साल पढ़ोगे? ये कोई बात होती क्या है? या तो कुछ कुछ बच्चों ने 300 रुपए में परचेज किया होगा ऑफर में, मुझे पता है। सामने वाले की मजबूरी भी समझा करो, हर चीज नहीं मिल सकती। अगर यही चीज आप दिल्ली आके पढ़ोगे तो 7,000 रुपए फी का पेमेंट करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? अगर आपसे पूछे कि पानी में कौन सी धातु तैर सकती है? सोडियम। क्यों? क्योंकि पानी से हल्का होता है, इसलिए वो फ्लोट करेगा, इसलिए वो क्या करेगा बेटा? आप बताओगे, वो तैरता रहेगा। अब बात करते हैं कि मैम सोडियम जो है, एक क्वेश्चन आता है सोडियम लैंप में सोडियम वेपर यूज होता है और वो कौन सा कलर देगा? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्या, कि जो सोडियम लैंप होते हैं, देखें आपने सोडियम लैंप, सोडियम लैंप में क्या भरा जाता है? आप बताओगे सोडियम का वेपर, सोडियम वाष्प भरा जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है बेटा, तो सोडियम लैंप पे तो सोडियम होगा, सोडियम वाष्प भरा जाता है, लेकिन ये कैसा कलर देता है? तो आप बताइएगा, ये पीला कलर देता है। कैसा? ये येलो कलर देता है, पीला कलर देता है। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बेटा इसके अलावा और सोडियम कहाँ काम आता है। एक तो सोडियम काम आ गया सोडियम लैंप में, और एक आता है बेटा लिक्विड सोडियम। जब आप सोडियम को लिक्विड फॉर्म में यूज करोगे, लिक्विड सोडियम का मतलब है तरल सोडियम। लिक्विड सोडियम कहाँ काम में आता है बेटा? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तरल सोडियम कहाँ काम में आता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। तरल सोडियम काम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है बेटा? नाभिकीय संयंत्र। और नाभिकीय संयंत्र में जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जहां पर एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए जाते हैं, उस रिएक्टर में एज ए कूलेंट काम आता है। एज ए कूलेंट का मतलब क्या होता है? कूल, ठंडा ठंडा, कूल मतलब ठंडक देने के लिए, प्रशीतक के रूप में। किसके? प्रशीतक के रूप में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी मेटल का लिक्विड फॉर्म या लिक्विड सोडियम का यूज क्या है, आप बताओगे न्यूक्लियर नाभिकीय संयंत्रों में जहां पर एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में, वहां पर क्या होता है? एज ए कूलेंट की तरह काम में आता है। कौन? सोडियम। होगी बात समझ में? अब मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, सोडियम के कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। मैं 3 स्टार लगा रही हूँ। 3 स्टार का मतलब होता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, सोडियम के यौगिक। और बेटा कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब है सोडियम किसी अदर मेटल के साथ जुड़ गया तो क्या क्या कंपाउंड क्रिएट कर सकता है। मैंने सोडियम को जोड़ा क्लोरीन के साथ, क्या बनेगा? नमक, NaCl। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड क्रिएट कर सकता है? सबसे पहला बेसिक कंपाउंड लिख दो कि अगर आपने सोडियम, मैं बहुत ही आम भाषा में समझा रही हूँ, इससे ज्यादा सरल परिभाषा में केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है। मैं अगर बात करूं सोडियम की, तो सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, ये क्या है बेटा? ये सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है नमक। इसे कहा जाता है टेबल सोल्ट। और टेबल सोल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेबल पर सर्व होता है। हमारे घरों में जो डाइनिंग टेबल होती है उसमें हम NaCl को काम में लेते हैं। ऐसे सोल्ट और भी होते हैं, ग्लोबल सोल्ट, मोर सोल्ट, लेकिन हम टेबल पे कौन सा खाते हैं? NaCl। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? आप बताओगे, इसका नाम टेबल सोल्ट पड़ गया। अब बात करते हैं NaCl बना कैसे, NaCl कब बनता है। एक केमिकल रिएक्शन लिख रही हूं, फिर समझाऊंगी। जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा एसिड है ये है HCl। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा। केमिस्ट्री में HCl, H2SO4, HNO3, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। इन्हें बोलते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके साथ जुड़ता है? बड़ा सा प्लस लगा है क्योंकि यहाँ लिखने की जगह नहीं है। NaOH। NaOH क्या है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक प्रबल क्षार है। जब इन दोनों की एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन करवाओगे, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाओगे, तो बेटा आपको यहां से
ये जो H है ये इस OH के साथ जुड़ जाएगा, 2H और 1 ऑक्सीजन, तो बेटा H2O पानी बन जाएगा। और यहां से Na किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, तो यहां से NaCl, और NaCl क्या है बेटा, सॉल्ट। और 7वीं क्लास में एक चीज पढ़ी थी आपने, कि जब कभी किसी एसिड की किसी बेस के साथ न्यूट्रलाइज रिएक्शन करवाते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट सॉल्ट और पानी हो, क्या पढ़ी थी। अब मैम आपने ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा एग्जाम में पूछी जाती है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ NaCl, NaCl का पीएच वैल्यू कितना है, बहुत सारे बच्चे भी पूछते हैं। यल्लप्पा RG कह रहे हैं मैम ये लाइव क्लास है ना, अरे यार क्या आदमी हो यार, तुम लोग क्या खाते हो, लाइव क्लास है और क्या है, आज विमेंस डे है, आज 8 मार्च है, और बताओ क्या बताओ। और आप लोगों ने मुझे विमेंस डे मैसेज वो विश नहीं करा, आप लोगों को तो गिफ्ट भेजना चाहिए था मेरे लिए, हैं। तुमसे अच्छा तो हमारा स्टाफ है जो हमारे लिए केक लेकर आया, हमारे लिए गिफ्ट लेकर आया। दीपांशु बढ़वा देंगे बेटा, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने एक एसिड की अभिक्रिया करवाई एक बेस के साथ, तो मुझे सॉल्ट मिला NaCl और पानी मिला। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, केमिस्ट्री में जब किसी एक स्ट्रॉन्ग एसिड की एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो, जब एक प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाते हो, तो जो बनने वाला सॉल्ट होता है उसका पीएच वैल्यू हमेशा 7 हो। एग्जाम में कभी आ जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ NaCl, क्या बताओगे, 7। क्या बताओगे, 7, ठीक है। मैम लाइव सिंबल लगा दो, कोई नहीं पूछेगा, अरे लाइव सिंबल क्या मजाक है क्या, तो हमारी जॉब लग जाएगी तो आपको गिफ्ट देंगे, चलो मैं इंतजार करूंगी, है ना। आइए, मैंने क्या कहा अपनी कॉपी में नोट करना, कि जब कभी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसी प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो जो सॉल्ट बनता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है बेटा। तो NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच वैल्यू भी क्या होगा, 7 होगा। तो बेटा 7 वाला क्या होता है, न्यूट्रल। NaCl की पीएच वैल्यू न्यूट्रल रहती है। उदासीन 7 पे आता है, उदासीन है ये, न्यूट्रल है। आपको समझ में आ गई होगी, चलो मैम समझ में आ गई। अब मेरी नेक्स्ट बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या 2-3 क्वेश्चन और है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। रामाशीष चौधरी कह रहे हैं मैम प्लीज साइंस स्पेशल 9 की वैलिडिटी अप्रैल तक बढ़ा दो। नहीं बढ़ेगा बेटा, मजबूर है, नहीं बढ़ेगा, आप उसका VOD परचेज कर लो, मजाक थोड़ी है बेटा, कब आया था साइंस स्पेशल कि उसकी वैलिडिटी बढ़ा दो। पहले तुम 300-400 में बैच परचेज करो, फिर तुम उसे 1 साल रखो, है ना, बहुत बढ़िया। सुनो, मुझे लगता है कि मुझे अब ना अपने बैचेस का अमाउंट बढ़ा देना चाहिए, चाहे बच्चे कम आए कोई बात नहीं, कम से कम ऐसे अनवांटेड डिमांड वाले तो ना आए। चलिए सुनिए, एक क्वेश्चन आता है कि सी वाटर, सी वाटर का मतलब होता है समुद्र का पानी। समुद्र का पानी सलाइन होता है, उसमें क्या होता है, सलाइन। सलाइन का मतलब होता है वो क्या होता है, लवणीय, हल्का सा खारा लगता है। आप कभी समुद्र में गए हैं, गोवा वगैरह या अंडमान निकोबार जहाँ पानी होता है समुद्र, तो आपसे क्वेश्चन पूछाता है कि जो सैलिनिटी होती है ऑफ सी वाटर इज ड्यू टू, समुद्र के अंदर जो लवणता है या जो खारा पानी है समुद्र का, वो किसकी प्रेजेंस से होता है। तो आप लिखोगे इसके हिंदी में, हिंदी में क्या लिखोगे, समुद्र के पानी की लवणता का कारण, समुद्र का पानी, समुद्र के पानी में जो लवणता है वो इज ड्यू टू, इज ड्यू टू किसके कारण होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसके कारण होती है। तो आप बताओगे बेटा वो किसके कारण है, NaCl। समुद्र में क्या है बेटा, समुद्र के पानी को निकाल के से मिट्टी के ऊपर फेंक देते हैं बेटा, उसके अंदर जो पानी के अंदर जो नमक होता है, वो नमक कुछ समय के बाद ऐसे क्रिस्टल की फॉर्म में जम जाता है, पानी मिट्टी सोख लेती है और वहां से आपको नमक मिलता है और उस नमक को आप काम में लेते हो, ठीक है। चलिए सुनिए मेरी बात, कि समुद्र के पानी के अंदर
जो खारापन है जिसको हम लवणता लिखेंगे, सलाइन वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaCl, NaCl की वजह से होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आता है। बेटा दो चीजें पढ़ाने जा रही हूँ, बहुत अच्छी चीजें बताने जा रही हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोनों से, दो बातें बताऊंगी, दोनों क्वेश्चन है ये, मैं आपको थ्योरी के मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग सा बना के पढ़ाऊंगी लेकिन एग्जाम में आएगा। देखो, आपने कभी आइसक्रीम खाई होगी, जब आप आइसक्रीम खरीदने जाते हो तो आपने देखा होगा बेटा ऐसे एक आइसक्रीम का ठेला है और इस आइसक्रीम के ठेले के अंदर यहाँ पर ऐसे बहुत सारी आइसक्रीम ऐसे रख रखी हैं और बहुत सारी आइसक्रीम रख रखी हैं और उन्हीं आइसक्रीम के बीच में बेटा आइसक्रीम में क्या है, आइस है, आइस का मतलब क्या है, बर्फ, और उस आइसक्रीम के बीच में नमक डाल रखा। कभी देखा है आपने? अरे वो नहीं खाते, हम गोला खाते हैं शायद, है ना, तो गोले में बर्फ की सिल्ली होती है, उसके ऊपर नमक छिड़कर रख रहे होते हैं। या कभी आइसक्रीम खाते हो तो आपको जो आइसक्रीम की ऊपर वाली नोब है वो हल्की सी आपको क्या लगती है बेटा, वो लगती है खारी सी, मतलब नमकीन लगती है, उसके बाद मीठी लगती है। आपने देखा होगा कभी अगर आपने आइसक्रीम खाया होगा तो आइसक्रीम वाला जो ठेला है उस ठेले के अंदर आइसक्रीम के बीचों बीच ऐसे नमक का छिड़काव कर रखते होते हैं, वो ऐसे बहुत सारा नमक डाल रखते हैं। बर्फ भी होती है, यहाँ बर्फ होगी ऐसे, इस बर्फ के बीचों बीच ही क्या होता है बेटा, नमक है। और ये आइसक्रीम ठेले ठेले के अंदर जो भी उनका बॉक्स है लोहे का या कोई लकड़ी का रखता है वो बॉक्स है ऐसे। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पर ये नमक क्यों छिड़का है, कि जो आइसक्रीम का ठेला है उस ठेले के ऊपर, प्रियंका पाल कर दिया आपका रिप्लाई, तो आइसक्रीम के ठेले के अंदर आइसक्रीम के बीच में आइस होती है, उस आइस के ऊपर नमक छिड़क के रखते हैं। ये नमक क्यों छिड़क के रखते हैं? ताकि ये आइसक्रीम मेल्ट ना हो, ताकि ये आइसक्रीम पिघले ना, कभी भी ये पिघले ना, बर्फ को पिघलने से बचाता है। जो आइस है उसे मेल्ट करने से, बर्फ को पिघलने से बचाता है, पिघलने से कौन बचाता है बेटा, NaCl बचाता है। NaCl इज यूज टू प्रिवेंट आइस मेल्टिंग। एक तो ये हो गया। एक बेटा आप कभी पहाड़ों पे गए हो, जब क्या हुआ हो, स्नोफॉल हुआ हो, स्नोफॉल हुआ, बहुत सारी बर्फ गिरी ऐसे, किसके ऊपर, ये रोड है, इस रोड के ऊपर ऐसे बहुत सारी बर्फ पड़ी है और अब इस रोड को क्लियर करने के लिए ऐसे इस बर्फ को हटाने के लिए बहुत सारे नमक के कट्टे डालते हैं नमक इसके ऊपर डालते हैं और फिर ये रोड जो है, इस रोड के ऊपर जो बर्फ है वो पिघल जाती है और वो रोड क्लियर हो जाती है। मैम यहाँ पर आप कह रहे हो क्या कि बर्फ को पिघलने से बचाता है कौन, NaCl। यहाँ पे आप कह रही हो कि बर्फ को गलाने के लिए, बर्फ को मेल्ट करने के लिए, मेल्ट का मतलब गलाने के लिए, को गलाने के लिए क्या काम आता है, NaCl। मैम दोनों ऐसी कैसी है, आप कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रही हो, बेटा दोनों के आंसर बताऊंगी। बर्फ नमक को सॉरी, बर्फ को पिघलने से भी बचाता है कौन, नमक, और दूसरा आप बताओगे बर्फ को पिघालने में भी काम आता है कौन, आप बताओगे बेटा नमक। अब मैम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, पिघलने से बचाएगा और पिघालेगा, दोनों बात बताती हूँ बेटा। यहां पर मैंने क्या काम में ली, आइस, आइस का मतलब है बर्फ, और बर्फ के साथ मैंने क्या लिया, NaCl। बेटा जब बर्फ के साथ नमक लेते हो ना तो एक मिक्सचर बनता है और इस मिक्सचर को कहा जाता है फ्रीजिंग मिक्सचर, हिमांक मिश्रण। जब आप किसी बर्फ के टुकड़े के ऊपर नमक डालते हो तो वहां पर एक मिक्सचर बनता है जिसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर, और हिंदी में कहा जाता है हिमांक मिश्रण। क्या कहा जाता है, हिमांक मिश्रण। भाई बर्फ के ऊपर आपने क्या डाला, NaCl डाला, तो वहां पर क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया जिसे हम जमाव मिश्रण या हिमकारी या हिमांक, हिंदी में थोड़ा सा नोट करना, हिमकारी या हिमकारी मिश्रण बोलो या जमाव मिश्रण बोलो, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं, मिश्रण बोलो। इसको मैंने बोला आपसे एग्जाम पूछ ले व्हाट इज फ्रीजिंग मिक्सचर, तो ऑप्शन करके आ जाना NaCl प्लस आइस। अब क्या है बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट।
मैंने कहा आइस के ऊपर NaCl डाला तो वहां पर एक मिक्सचर बना। ये मिक्सचर बन गया, उस मिक्सचर को बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है एक मिक्सचर बनने की, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है कौन सी, ये फ्रीजिंग मिक्सचर वाली। इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए। आपने केमिस्ट्री में दो चीजें पढ़ी होंगी, कभी कभी किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और कभी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां से बहुत सारी एनर्जी बाहर जाती है। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए, जैसे यहाँ पर NaCl है, ये आयंस के रूप में टूटेगा, Na+Cl माइनस। इसको आयंस की फॉर्म में तोड़ने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसे बहुत सारी ऊर्जा देनी पड़ेगी। और बेटा याद रखिएगा, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए ऊर्जा देनी पड़े, उस केमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कैसी रिएक्शन, एंडोथर्मिक, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा का शोषण कर लिया, उष्मा को यूज में ले लिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़े, उस केमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन या उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर NaCl Na+Cl में टूटेगा, या आपने इस NaCl को बर्फ के ऊपर डाला, ये बर्फ का ठेला है, ये ठेला चारों तरफ से बंद है। आपने देखा होगा एकदम बंद रखते हैं, ऊपर से थोड़ा सा खोलते हैं उसे, तुरंत आइसक्रीम निकालते हैं, तुरंत बंद कर देते हैं। तो ये एक बर्फ का पूरा चैम्बर है। ये चैम्बर कैसा है बेटा, क्लोज्ड चैम्बर है। क्लोज्ड का मतलब क्या है, बंद। इसके बर्फ, इसके अंदर बहुत सारी आइसक्रीम है, आइसक्रीम में आइस है और आपने नमक डाल दिया। जैसे ही आइसक्रीम के अंदर आइस है उसके ऊपर नमक जाएगा तो एक मिक्सचर बनेगा, फ्रीजिंग मिक्सचर। और इस मिक्सचर को बनने के लिए, इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये एनर्जी कहाँ से लेगा बेचारा, चैम्बर तो बंद है ना बेटा, चैम्बर तो क्या है बेटा, बंद है। तो इस पूरे के पूरे चैम्बर की एनर्जी का क्या, इस चैम्बर से पूरी एनर्जी ये खींच लेगा, मतलब इस चैम्बर से पूरी की पूरी हीट ले लेगा। क्लोज्ड चैम्बर से पूरी की पूरी एक केमिकल रिएक्शन इसकी हीट को खींच लेगी। हीट का मतलब है इस चैम्बर की उष्मा को खींच लेगी, ऐसे यहाँ की हीट, यहाँ की हीट, यहाँ की हीट। और बेटा जब इस चैम्बर की हीट खींची गई, खींच ली पूरी, तो ये चैम्बर क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ता जाएगा। ये कूल कूल कूल, और ठंडा और ठंडा और ठंडा और ठंडा होता जाएगा। और इसका चैम्बर, चैम्बर का जो टेम्परेचर है बेटा वो -20-22 डिग्री तक आ जाएगा। -20, -20 या -22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। बेटा इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होगी या नहीं, आइसक्रीम पिघलेंगी या नहीं, नो मैम, नो मैम। अब मैम एक लाइन में समझाओ, क्या समझ, क्या मेरे को समझ। चैम्बर किससे बना हुआ है बेटा, लोहे से, लकड़ी से, किसी भी बना हो सकता है, देख लेना आइसक्रीम बेचते हैं उनका। अब ध्यान से सुनना, मैं एक लाइन में बताऊंगी, उसके बाद नहीं रिपीट करूंगी बेटा, गौर फरमाना जरा मेरे सेंटेंस पे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब आइसक्रीम, आपने बर्फ, आपने कभी आइसक्रीम खरीदी होगी तो आपने देखा होगा कि आइसक्रीम जिस ठेले के अंदर रहती है उसको प्रॉपर तरीके से बंद करके रखते हैं वो, कुछ लोग तो कपड़ा भी डाल के रखते हैं उसके ऊपर, और उसके बीचों बीच बर्फ, बर्फ के टुकड़े भी, और उसके ऊपर नमक डाल के रखते हैं। नमक क्यों डालते हैं, ताकि उस ठेले के अंदर जो आइसक्रीम है वो पिघले ना। वो कैसे नहीं पिघलती है, तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो बर्फ है उसके ऊपर जब कभी NaCl का छिड़काव करते हैं तो वहां पर एक फ्रीजिंग मिक्सचर बनता है, एक हिमकारी मिश्रण बनता है, और केमिकल रिएक्शन होती है। इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए बहुत सारी हीट, बहुत सारा एनर्जी, एनर्जी किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में चाहिए। और ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए ऊर्जा या हीट, उष्मा चाहिए बेटा, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, उष्मा अभिक्रिया कहते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। अब हीट ये किससे खींचेगा, इस चैम्बर से, इस चैम्बर से खींचेगा बेटा हीट पूरी की पूरी। और चैम्बर की सारी हीट, इस कमरे की सारी हीट मैं ले लूंगी,
तो इसकी दीवारें क्या हो जाएंगी बेटा, ठंडी पड़ती जाएंगी। इसकी हीट मैंने खींच, दीवारें, एसी सारी हीट खींच लेता है, तो दीवारें क्या हो जाती हैं बेटा, ठंडी हो जाती हैं। और इतना ठंडा हो जाएगा 20-22 डिग्री, इतने पे आइस मेल्ट। तो बेटा यहाँ पर कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब कोई क्लोज्ड चैम्बर में बर्फ के टुकड़े के ऊपर नमक पड़ा है तो वो बर्फ का टुकड़ा पिघल नहीं सकता, क्योंकि वहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कॉन्सेप्ट। अब आइए, स्नोफॉल हुई, जैसे हिमाचल वगैरह में, उत्तराखंड वगैरह में दिसंबर जनवरी में स्नोफॉल होती है, रोड के ऊपर बर्फ बर्फ हो जाती है, तो वो नमक के कट्टे डालते हैं। अब नमक के कट्टे डाले बेटा, जब नमक के कट्टे डाले तो रोड है, रोड का मतलब सड़क, सड़क क्या है, एक ओपन चैम्बर है। सड़क क्या है बेटा, एक ओपन चैम्बर है, बंद तो है नहीं, ऐसे खुली हुई सड़क है। तो बेटा अब जब आपने इस बर्फ के ऊपर क्या डाला, नमक डाला, तो क्या होगा बेटा, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट की हीट खींचेगा। लेकिन एनवायरनमेंट क्या है, खुला है, बहुत ऐसे खुला हुआ एनवायरनमेंट है, कभी भी हीट की कमी नहीं होगी। इतनी हीट खींच लेगा, इतनी हीट खींच लेगा, इतनी हीट खींच लेगा कि ये जो आइस है जिसके ऊपर नमक पड़ा है, वो आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो बेटा जब कभी क्लोज्ड चैम्बर में नमक डालोगे, किसके ऊपर, बर्फ के ऊपर, वो पिघलेगा नहीं। लेकिन आपने चैम्बर क्या कर दिया, ओपन। ओपन का मतलब क्या है बेटा, ओपन का मतलब है खुला हुआ। खुला है तो चारों तरफ का वातावरण है, वातावरण से सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब करेगा ये केमिकल रिएक्शन होने के लिए। और यहाँ पर जो बर्फ पड़ी है उस पर हीट आ जाएगी, और बेटा क्या होगा, ये जो बर्फ है वो पिघल जाएगी, और वहां से रास्ता क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जब चैम्बर क्लोज हो तब समझ जाना बेटा, क्या समझोगे तब, तब हम समझेंगे मैम कि बर्फ पिघलेगी, सॉरी क्लोज्ड होगा तो पिघलेगी नहीं, और खुला होगा तो पिघल जाएगी। ये लो, ये कॉन्सेप्ट था, 2 क्वेश्चन था, बता दिया। एग्जाम में आ जाते हैं, मैम नेपाल कालिटा, मैम आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। बेटा नोटिफिकेशन यहाँ से जाता है, हो सकता है तुम लोगों ने अपने मोबाइल फोन का नोटिफिकेशन बंद कर रखा है, या आपने अगर टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन एक मोबाइल से ज्यादा डिवाइस में लॉगिन कर रखा है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। होगी बात समझ में आ गई, चलो हो गया। पहला कंपाउंड NaCl पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड के बारे में। इसका pH वैल्यू 7 होता है। नमक के बर्फ के ऊपर छिड़काव किया जाता है इसको, बर्फ को पिघलने के लिए, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए। दैट्स इट। दूसरा कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड पढ़ते हैं हम बर्फ के बारे में, सॉरी बर्फ के बारे में नहीं, सोडियम के बारे में। तो बेटा सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का एक दूसरा नाम होता है राख, राख भी कहा जाता है, ऐश राख कहा जाता है, राख। अब आप बोलोगे ना राख, वो वाली राख नहीं है ना। और बेटा अब मैं बताती हूँ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, या हम इसे कहते हैं बेटा क्या, सोडियम कार्बोनेट या ऐश कहते हैं इसे, इस बात को याद रखिए। सोडियम है, जब जुड़ गया किसके साथ, कार्बोनेट आयन H2CO3, इसकी केमिकल रिएक्शन बताऊं कैसे होता है, NaOH। ये क्या है बेटा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये कैसे बनता है वो बता रही हूं मैं। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के कार्बोनेट आयंस के साथ रिएक्शन करते हैं H2CO3, तो यहां से क्या होता है बेटा, ये Na जुड़ जाएगा CO3 के साथ, NaCO3, यहां से क्या बनेगा, NaCO3 प्लस पानी निकल जाएगा, प्लस क्या होगा, यहां से पानी निकल जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होता है बेटा, H2O निकल जाएगा। अब आप इसे बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, ये बैलेंस हो। तो इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या कहा जाता है, Na2CO3, इसे सोडियम कार्बोनेट। एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है। ये देखो ऐसे केमिकल रिएक्शन देगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम आप केमिकल रिएक्शन नहीं करवाती, ये क्या है, अलग से कराने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ, कार्बोनेट आयन के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ ऑप्शन खाली छोड़ देगा, आपको पता होना चाहिए।
तो Na के साथ Na के साथ CO3 चला गया, Na2 क्योंकि दो है ना, बैलेंस करोगे ना, यहाँ पर बैलेंस करोगे तो यहाँ पर दो लग जाएगा और यहाँ पर पानी के दो मोलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एक सोल्ट, एक सोडियम कार्बोनेट मिला, ऐश मिला। अब मैं बात करती हूँ, अब आपने क्या किया, इस सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को 10 पानी के मॉलिक्यूल दे दिए, 10 H2O दे दिया, तो बेटा इस सोडे को कहा जाता है, एक सोडा बन गया ये, इसे कहा जाता है वॉशिंग सोडा, इसे कहा जाता है धावन सोडा। ये सारे केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसे कहा जाता है धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सुनना बेटा, बहुत सारे टीचर्स भी गलत पढ़ाते हैं, किताबों में भी गलत लिखा हुआ होता है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 होता है। ही मेरे प्यारे बच्चों, जब आप 10 पानी के मॉलिक्यूल, 10 को बोलते हैं केमिस्ट्री में डेका, डेकाहाइड्रेटेड, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ऐसे बेटा 10 पानी के मॉलिक्यूल जोड़ने पड़ेंगे, नहीं जोड़ोगे तो बेटा वो क्या है, वो ऐसे, वो राख है। क्या है, एस। हरीश करे मुझे नोटिफिकेशन पहले आता था, तो अब आपने क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन दो, अपने एप्लीकेशन 2-3 उसमें खोल रखा होगा, पता नहीं कौन 2-3 उसमें खोल रखा होगा, मोबाइल में नहीं आता होगा। समझ में आई मेरी बात। और बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इज द यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, अगर इसका यूज पूछे, वॉशिंग सोडा क्या काम करता है, इसका यूज, इसका काम, ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ये काम करता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का। इट इज यूज्ड इन रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर। यह है कठोर जल को, कठोर जल का मतलब खारा पानी, खारे पानी को मीठे पानी में, मृदु जल में बदलने के लिए कौन सा सोडा यूज, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। किसको बेटा, खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के। अब खारा क्यों होता है पानी, वो सब छोड़ दो, बात की बात है। खारा क्यों होता है, जब आप Na2CO3 की 10H2O और इसे पानी के साथ थोड़ा बहुत गर्म करते हैं तो वहां से NaHCO3 अलग हो जाता है और CO2 गैस रिलीज होती है। ये सब छोड़ो, ये सब बात की बातें हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है, आपको बात, इतनी बात याद समझ में आ गई होगी। तो दूसरा कंपाउंड कौन सा पढ़ लिया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला पूछे Na2CO3, कब कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जब आप H2CO3 कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बोनिक एसिड के साथ H2CO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, आप बताओगे, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट को आपने क्या किया, 10 पानी के मॉलिक्यूल दे दिए, तो एक सोडा, कौन सा सोडा, वॉशिंग सोडा और धावन सोडा जिसे कहते हैं। और वो क्या करता है, वो हार्ड वाटर की सॉफ्ट वाटर में बदलने के काम में आता है, खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का काम करता है। इतनी बात समझ गई हो तो मैं आज पहला कंपाउंड सोडियम का नमक पढ़ा, दूसरा मैम सोडियम कार्बोनेट, तीसरा चलते हैं, तीसरा भी बेटा एक कंपाउंड मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड, जिसको हम कहते हैं ग्लोबर सोल्ट। नेक्स्ट लिखोगे GLAUBER, ग्लोबर सोल्ट, अब गोबर मत लिख देना, ग्लोबर लवण, हिंदी में कहते हैं ग्लोबर लवण। इसका फॉर्मूला एग्जाम में आता है Na2SO4.10H2O, और बेटा वो था Na2CO3.10H2O। बस यही आपको मार नहीं खानी है, इसे बोलेंगे सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड। इस ग्लोबल सोल्ट का केमिकल नेम पूछा जाएगा बेटा आपसे, केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। और इसका रासायनिक नाम है, वो सोडियम कार्बोनेट था क्योंकि CO3 था, यहाँ SO4 है, तो ये होगा बेटा सोडियम सल्फेट। 10 को क्या बोलते हैं बेटा, डेका, पानी को बोलते हैं बेटा हाइड्रेट।
हिंदी में लिख लेना, हिंदी में कोई अलग नहीं, यही हिंदी। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड। ये कहाँ काम आता है? ये सोल्ट बेटा दवाइयाँ मेडिसिन बनाने में काम आता है, बहुत सारी मेडिसिन बनाने में काम आता है, दवाई वगैरह बनाने में, दवाइयों में बहुत सारी मेडिसिन, पेन किलर वगैरह जो बनती है ना, उनमें काम आता है। ये बात लंकेश रावण, लंकेश रावण, भाई रावण लंका का है। इट इज माय फर्स्ट लाइव क्लास। ओके पार्वती मैम, मेरे केमिस्ट्री की पीडीएफ नहीं चल रही है। पार्वती किसी दूसरे फोन में लॉगिन करो, वहां से डाउनलोड, या आप वेबसाइट से डाउनलोड करो, www.timescoaching.in वेबसाइट। मेडिसिन बनाने में काम आता है। मेरा नाम ना सेम से है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला NaCl, दूसरा सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा पड़ा, तीसरा ग्लोबल सोल्ट पड़ा। अब आओ चौथे कंपाउंड पे। चौथा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स, जिसे हम सुहागा बोलते हैं केमिस्ट्री में। बोरेक्स, सोने पे सुहागा, सुना है? बोरेक्स या सुहागा, सुहागा। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला पढ़िएगा Na2B4O7.10H2O। ये होता है बोरेक्स का फॉर्मूला। Na सोडियम काम आया ना बेटा, सोडियम का कंपाउंड, इसलिए सोडियम का कंपाउंड है। अब बात करते हैं इसका केमिकल नेम, सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेटेड। सोडियम मेटाबोरेट, इसका केमिकल नेम लिखना है बेटा। इसका केमिकल नेम क्या होता है? रासायनिक नाम सोडियम मेटाबोरेट, 4 है ना इसलिए मेटाबोरेट, बी है ना, बी से बोरेट, और डेकाहाइड्रेटेड, डेकाहाइड्रेटेड, ये इसका केमिकल नेम, ये इसका केमिकल नेम है। कहाँ काम आता है? वाटर को प्यूरिफाई करने में, टैनिंग, टैनिंग का मतलब होता है चमड़े के शुद्धिकरण में। इसके यूजेस लिखने बेटा, इसके यूज लिखो जरा, क्या क्या यूज है इसके? यूज क्या है? एक तो टैनिंग, चमड़े के शुद्धिकरण में, चमड़ा समझते हैं, चमड़े का बैग वगैरह आता है, गाय भैंस की जो खाल है उसको निकाल लेते हैं, इसके ऊपर जो बाल वाल होते हैं ना, उस बाल वाल को साफ करते हैं, तभी तो चमड़ा बनता है। से नो टू लेदर, कभी भी लेदर, मैं कभी लेदर की कोई चीज यूज नहीं करती, इसीलिए चमड़े के शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण में। दूसरा बेटा कांच बनाने में, ग्लास बनाने, कांच बनाने में। तीसरा बेटा कैंडल वगैरह बनाने में, मोमबत्ती वगैरह आती है ना खुशबू वाली, उनमें बनाने में, या वाटर प्यूरिफिकेशन में भी बोरेक्स को हल्का फुल्का काम में लेते हैं। ये आपको नोट करना। विकास प्रजापति, आप एक काम कर लो बेटा, तो किसी अदर फोन में लॉग इन कर लो, जो नए नए फोन है ना वर्जन वाले में पीडीएफ डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आ रहा है, या आप इनको आई नंबर पे फोन करेंगे, वो आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लें। क्या क्या पढ़ा? NaCl, बोरेक्स, और सोडियम कार्बोनेट, और चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कंपाउंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइपो। 5 नंबर पे, अलग कलर के पेन से लिखो। 5 नंबर पे आता है हाइपो सॉल्यूशन, जिसे आप हाइपो बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2, Na2S2O3 डॉट 5H2O, Na2SH ग्रुप को बोलते हैं थायो ग्रुप, तो इसे कहा जाता है सोडियम थायो, थायोसल्फेट, लेकिन इस नाम से फेमस नहीं, इसका फेमस नाम है हाइपो, इसे हाइपो कहा जाता है। और हाइपो कहाँ काम आता है? फोटोग्राफी। बेटा वो जमाना याद है जिस जमाने में आप पहले जाते थे, फिर फोटो क्लिक करवा के आते, फिर आपको एक नेगेटिव इमेज मिलती, नेगेटिव जिसमें आप भूत जैसे लगते थे, फिर उसको पॉजिटिव इमेज, तो क्या करते हैं इस फोटोग्राफी में, उसी फोटो में, आजकल तो सेल्फी का जमाना है, स्थायिकारी, स्थायी कारक के रूप में, स्टेबलाइजर, उस फोटो को फिक्स करने के लिए
स्टेबलाइजर की फॉर्म में काम में आता है। स्टेबलाइजर का मतलब होता है स्थायी कारक, उस फोटो को फिक्स करने में काम में आता है क्या? सोडियम थायोसल्फेट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, फोटोग्राफी में कौन सा सॉल्यूशन हाइपो सॉल्यूशन, केमिकल नेम सोडियम थायोसल्फेट काम में लिया जाता है, काम में लिया बता दोगे? सब फेमस है, देखो क्या क्या पढ़ाया। NaCl बड़ा फेमस है, वॉशिंग सोडा बड़ा फेमस है बेटा। इसके बाद क्या पढ़ा है मैम ने? तीसरा हाइपो बड़ा फेमस है बेटा। इसके अलावा क्या पढ़ा? बोरेक्स बहुत फेमस है बेटा। सारे कंपाउंड सोडियम के फेमस है। एक और है लास्ट, NaNO3, एक कंपाउंड लास्ट 6 नंबर पे, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसे कहा जाता है चिले सोल्ट पीटर। चिले सोल्ट पीटर, एक होता है बेटा सोल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, यह है चिली सोरा। कहाँ काम आता है? मिनरल्स की फॉर्म में काम में आता है, रस मिनरल्स की फॉर्म में काम में आता है। चिले सोल्ट पीटर, जैसे सोडियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला क्या, केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट, ये काम में लिया सोडियम नाइट्रेट। इतनी बातें आपको सोडियम के बारे में याद करना। क्या क्या बेटा, क्या क्या बेटा मैंने बातें याद करवाई। सोडियम किस ब्लॉक में आता है, किस ग्रुप में आता है, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, उसके बाद सोडियम के बारे में और कौन कौन से कंपाउंड क्रिएट करता है, वहां से जो जो काम। मैम सोडियम बाइकार्बोनेट, निपान कालिता आपको लिखना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं। वॉशिंग सोडा वो मैं हालांकि आगे करवाती हूँ, एक और लिख लो, NaHCO3, इसे बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। और बेटा इसको कहा जाता है खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा। खाने वाला सोडा जो आप घरों में खाते हैं, खाने वाला सोडा कब खाते हैं बेटा? भटूरे में डालते हो, पूड़ी बनाते हैं तो पूड़ी को फुलाता है, ढोकले में डलता है। ये क्या काम करता है? फूड मटेरियल्स को फ्लफी बनाता है। फ्लफी का मतलब फुलाने का काम, उनको फुला देता है। पूड़ी फूल जाएगी, भटूरा फूल जाएगा, क्योंकि यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी और ये CO2 गैस भर जाएगी भटूरे के अंदर, उसे फ्लफी बना देगी, उसे फुला देगी। ठीक है। सूरज सैन कहने मेरा पढ़ना बेकार है मैम, डाउट नहीं लेती हो। तो ये डाउट क्लास है क्या सूरज? पढ़ना बेकार है तो छोड़ दो पढ़ना, तुम बहुत परेशान करते हो। वैसे भी तुम्हारे डाउट इतने अचपटे होते हैं, पेट में गैस क्यों होती है, ये तुम्हारे डाउट होते हैं। तुम इस बैच के सबसे अनवांटेड बच्चे हो, जिसको पढ़ने लिखने से मतलब ही नहीं, सिर्फ कमेंट करूं, टीचर जवाब दे, नहीं दे रहा तो रिकॉर्ड क्लास है। तुम इनमें से हो बेटा, मैं तुम्हारा मैसेज हमेशा अवॉइड कर देती हूँ। 2-3 बार तुमने बदतमीज से भी बात की है बेटा, तुम ही हो वो, नाम याद रहते हैं मुझे बच्चे। तो सोडियम के बारे में इतनी सारी बातें, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूले सब याद रखना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बस इतना ही पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ा है बस, होता है ज्यादा नहीं, है ना। अब हम कल पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ो लेकिन उसे अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्या कहते हैं, अगर आप 1 महीने में सिलेबस खत्म होगा, वहां 1.25 महीने में। ठीक है बेटा, कल मैं मैग्नीशियम पढ़ाऊंगी, या मैग्नीशियम के बाद जो भी अगली मेटल आएगी वो पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है। डाउट क्लास में अलग से ले लूंगी सेपरेट, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग अपने डाउट एक पेज पे नोट कर सकते हो, मुझे बता देना। तो इस दिन आप डाउट क्लास ले लो। थैंक यू सो मच।